अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ज़रा कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है। चलें, अच्छी बात है। कल के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन वन समझा दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन वन। साकिब, शोएब, चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन वन पे आ जाते हैं। वो कहता है यहाँ सलीम है, ठीक है। वो कहता है कि सलीम एंटर हुआ है फ़ोनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब उन्होंने नाम भी फ़ोनी रखा है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बेचारे से कि सलीम विल परचेज 5 व्हीकल्स फ्रॉम फ़ोनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और वो कब डिलीवर होनी है? फरवरी में। अब ये इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपके सलीम भाई ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जब्बार लिमिटेड के साथ, ठीक है। अब यही 5 व्हीकल्स जो कि आपके फ़ोनी प्राइवेट लिमिटेड से ख़रीदनी थी सलीम ने, वो इसने बेचनी है जब्बार लिमिटेड को, ठीक है। अब अगर आप ज़रा सोच के बताएं, फ़ोनी लिमिटेड से सलीम को अगर ये व्हीकल्स फरवरी में नहीं मिलती तो सलीम अपना प्रॉमिस जब्बार से पूरा करने में थोड़ी मुश्किल आएगी उसे। शायद भाई क्लास में है जी, आएगी। चलें, अब होता क्या है, फ़ोनी लिमिटेड नाम से जाहिर है फ़ोनी लिमिटेड ने रिफ्यूज़ कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने से रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने डिलीवर ही नहीं की वो 5 व्हीकल्स। तो अब क्या होगा, सलीम और जब्बार इनका तो कॉन्ट्रैक्ट आपस में सस्टेन करेगा। अब जब्बार को क्या, कितने जब्बार लिमिटेड को क्या लगे कि फ़ोनी और सलीम का क्या कॉन्ट्रैक्ट था। जब्बार लिमिटेड को तो अपनी वो 5 व्हीकल्स चाहिए, तो क्या होगा, सलीम हैड टू बाय व्हीकल्स फ्रॉम अनदर सप्लायर, ठीक है। अब जरा सोच के बताएं, सलीम ने अगर फोनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन 5 व्हीकल्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था तो इसी वजह से किया होगा कि ये सस्ती बेच रही हैं। किसी और के पास वो जाएगा तो उसे हो सकता है और पैसे देने पड़े। तो यहाँ पे यही हुआ है कि सलीम ने फिर किसी और कॉन्ट्रैक्टर से, किसी और सप्लायर से वो लिए हैं व्हीकल्स, तो उसको 2 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है। यहाँ तक ये समझ आ गई है कि 2 एक्स्ट्रा मिलियन जो उसे पे करने पड़े हैं ये किस चीज़ की हैं। यहाँ से अगर वो परचेज करता 5 व्हीकल्स तो हो सकता है वो होती, कितने की कर लें, 2 मिलियन की, बल्कि 2 मिलियन को छोड़ते हैं, आपको बस पता लग गया, चलें ठीक है। तो ये 2 मिलियन उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट पे की है टू परचेज व्हीकल्स, क्योंकि दूसरी जगह पे महंगी है, ठीक है। अच्छा, ये एक हो गई चीज जो उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी है। सलीम ऑल्सो हैड टू पे कॉम्पनसेशन ऑफ 0.6 मिलियन, ठीक है ना। फेब्रवरी में हो सकता है कि जिस दिन फोनी लिमिटेड से उसने व्हीकल्स लेनी हो उसी उससे अगले दिन सलीम ने जाके जब्बार लिमिटेड को देनी हो, ठीक है ना। अब अगर सलीम लिमिटेड को फोनी लिमिटेड से सलीम को फोनी लिमिटेड से वो व्हीकल्स नहीं मिली तो क्या उसी दिन वो किसी और सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करके 5 व्हीकल्स प्रिक्योर कर सकता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुएब, क्या उसी दिन जिस दिन इसने कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फोनी लिमिटेड ने रिफ्यूज़ किया है उसी दिन सलीम किसी और बंदे से जाके 5 व्हीकल्स रिकवर कहते हैं कर सकता है किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करके? मुश्किल होगा। शुएब भाई क्लास में भी हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ मुश्किल है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि सलीम को थोड़ा सा डिले करनी पड़े अपनी परफॉर्मेंस जब्बार लिमिटेड के साथ। तो क्या होगा, उस डिलेड पेमेंट की, डिलेड डिलीवरी की वजह से जब्बार लिमिटेड ने ₹0.6 बिलियन की पेनल्टी भी डाल दी है, ठीक है, सलीम को। कि अब वो कितने हैं, एक तो उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे करनी पड़ी है सलीम को 2 मिलियन की, ऊपर से 0.6 मिलियन की एक्स्ट्रा कॉस्ट, वो इतनी कॉम्पनसेशन देनी पड़ी है जब्बार लिमिटेड को। अब मुझे बताएं, ये वाली तो चीज़ हमें पता लगती है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, ये वाले 2 मिलियन तो हमें पता लगते हैं कि ये डायरेक्टली
फोनी लिमिटेड से वो कितने रिलेट करते हैं कि उसकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से इसको एक्स्ट्रा 2 मिलियन करने पड़े हैं। ये 0.6 मिलियन जो हैं ये हम तब रिकवर कर सकते हैं स्पेशल डैमेजेस में अगर फोनी लिमिटेड को पता होता कि सलीम और जब्बार लिमिटेड का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। क्या इस सिनारियो में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि फोनी लिमिटेड को पता था कि सलीम और जब्बार लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसकी व्हीकल्स की डिलीवरी पे बेस करता है? नहीं पता था, तो यहाँ पे वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ आती है, मैं आपको बताता हूँ। डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस की बात कर लेते हैं। स्पेशल डैमेजेस, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक होती हैं आपकी कॉम्पनसेशन। जब स्पेशल डैमेजेस की बात की जाए तो हमें वो बता देता है कि इसको दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता था, तो ये कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी क्लेम कर सकता है। लेकिन नॉर्मल डैमेजेस की अगर बात की जाए, ठीक है ना, अगर बात की जाती है नॉर्मल डैमेजेस की, तो उसके अंदर सिर्फ ये रिकवर कर सकता है, ये रिकवर नहीं कर सकता। तो नॉर्मल डैमेजेस के केस में ये हमारी नॉर्मल डैमेजेस होंगे और ये रिमोट डैमेजेस होंगे। और आपको पता है, आपने पढ़ा था, रिमोट डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम्ड बिकॉज दिस आर टू रिमोट, वो दूर के हो जाती हैं। अब क्लियर हो गई शोएब आपको ये बात? शोएब किधर गए हैं? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? चलें, क्लियर हो ही गया होगा। आप सबको भी क्लियर हो गया जो बच्चे यहाँ सुन रहे हैं जिनसे कल ये नहीं हो सका क्वेश्चन? चलें, हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमने आज पढ़ना है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दें कि डैमेजेस क्या होंगे इन केस ऑफ ब्रीच, तो फिर हम क्या करेंगे। बल्कि इसको छोड़ते हैं, आगे वैसे ही चलते हैं। वो कहता है कॉम्पनसेशन वेयर द पेनल्टी स्टिपुलेटेड, लिखी हुई है पहले ही, बताई हुई है पेनल्टी पहले ही, ठीक है। तो बेसिक रूल क्या है, द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेट एट द टाइम ऑफ कितने फॉर्मेशन, स्टिपुलेट मतलब वो मेंशन कर दें अपने कॉन्ट्रैक्ट में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या मेंशन कर दें, दैट ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाएगा बाय ईदर ऑफ देम, ठीक है ना। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने लिख दिया कि ए ब्रीच करेगा तब भी पेनल्टी होगी, बी ब्रीच करेगा तब भी पेनल्टी होगी, और वो पेनल्टी क्या होगी वो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी है। दैट अ सर्टेन सम ऑफ मनी विल बी पेएबल एज डैमेज, ठीक है ना। सच अ सम ऑफ मनी मे और मे नॉट बी बाय वे ऑफ पेनल्टी, वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो अमाउंट लिख दी गई है वो पेनल्टी हो सकता है वो इंटरेस्ट हो। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो उसके पास डिपॉजिट रखवाया हुआ है वो वापस लेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। क्या हमने पिछले लेक्चर में ऐसी कोई चीज़ पढ़ी थी? तो ये हो सकता है इंटरेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि ये पेनल्टी हो, डैमेजेस हो, ठीक है वो। लेकिन ये चीज़ हमने देख ली कि दे विल राइट समथिंग इन देयर, कहते हैं वो, इन देयर कॉन्ट्रैक्ट के ये कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं, सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया। चलें, ये डेफिनेशन, बेसिक रूल आपको ये समझ आ गया है। चलें, अ सम इज बाय वे, अब वो बता रही हैं कि पेनल्टी किस तरह है और क्या। द सम इज बाय वे ऑफ पेनल्टी व्हेन इट इज एक्स्ट्रावेगेंट and disproportionate to the damages likely as to occur, कितने cure as a result of the breach। एक्स्ट्रावेगेंट कुछ ज़्यादा ही है, डिसप्रपोर्शनेट जितने डैमेजेस होने थे उस हिसाब से नहीं है, ठीक है ना, तब ये पेनल्टी कहलाएगी। लाइकली टू अक्योर, अच्छा अब देखें ज़रा, उसको 2 मिलियन एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ी, ठीक है ना। अगर यही वो लिख लें
कि ये 2 मिलियन पे करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लें कि अगर कहते हैं हमने ऊपर क्वेश्चन किया फोनी लिमिटेड अगर व्हीकल्स डिलीवर नहीं करते तो 2 मिलियन एक्स्ट्रा देगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ी सी प्रोपोर्शनेट है कि अगर वो कहते हैं ये ना भी लिखें तब भी उसको 2 मिलियन ही देने पड़े थे, है ना ऐसे? मैं ज़रा दोबारा क्वेश्चन को फॉर्म करता हूँ। हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा कि उस कहते हैं जो आपका सलीम है उसको 2 मिलियन एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे टू प्रिक्योर द व्हीकल्स, ठीक है ना? अगर यही 2 मिलियन वो लिख देते कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो क्या हम इसको देख के कह सकते थे कि हाँ भाई ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के साथ थोड़ा सा मैच करता है, क्योंकि अगर ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखी जाए तब भी डैमेजेस इतने हो सकते हैं, लिख सकते थे ये। अगर यहीं पे मैं 12 मिलियन लिख दूं, अब ये थोड़ी सी फिगर जो है थोड़ी अजीबो गरीब हो गई है। अब ये डिस्प्रपोर्शनेट है और ये एक्स्ट्रावेगेंट है, ये ज्यादा है, ठीक है ना? डैमेजेस टू लाइकली ऑफ द ब्रीच, द कोर्ट विल अवॉर्ड टू द पार्टी अग्रीव्ड ओनली रीजनेबल कॉम्पनसेशन। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि हाँ भाई 2 मिलियन की मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है, आप लोग मुझे 12 मिलियन देने हैं, तो क्या जिस बंदे ने कहते हैं जिस ज्यादती भी समझ लें कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया उसने ज्यादती की है, लेकिन ये 12 मिलियन उसे पे करना ये ज्यादा बड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी? 10 मिलियन उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं, तो क्या करेगा कोर्ट? फिर क्या डिसाइड करेगी? ओनली रीजनेबल कॉम्पनसेशन विल बी कितने अवॉर्डेड, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट नेम्ड और पेनल्टी स्टिपुलेटेड, ठीक है ना? फिर वो कहेंगे कि हाँ भाई ऐसी रीजनेबल पेंशन है, ठीक है, या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि इतने पे करेंगे तब भी उसको कम करवाया जा सकता है, या अगर आपने उसको नहीं लिखा और आप चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट आपको पेनल्टी के तौर पे मिले, तब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉ क्या करेगा, उसको कम कर देगा। Therefore, the amount fixed at the time, regardless of whether it is a penalty or not, determines only the maximum liability. आपने अगर ये 12 मिलियन लिख दिया है तो मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है, लॉ कहता है कि आप इसको कम कर दें, लेकिन लेकिन ये मैक्सिमम है। अगर आपका बंदा किसी तरीके से साबित कर दे कि हाँ मुझे इसकी वजह से 12 मिलियन जो मैं ले रहा हूं उसकी वजह वो बता दे, ठीक है ना, और वजह बताते हुए उसकी डैमेजेस जो हैं वो 13 या 14 पहुंच जाए, नहीं ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब देखें हो सकता है कि वो जब्बार लिमिटेड इसके ऊपर इतना बड़ा केस कर देता, ठीक है ना? मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लेकिन पहले मैं ये सारा कुछ क्लियर करता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके अंदर लिख दिया था कि मैक्सिमम पेनल्टी होगी तो 2 मिलियन नहीं, हम इसको 4 मिलियन कर देते हैं, 4 मिलियन की होगी, ठीक है? और बी को उस कॉन्ट्रैक्ट पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई है 5 मिलियन की, कितनी रिकवर करेगा? 4 मिलियन रिकवर करेगा क्योंकि ये लिख लिया है। उसको अगर हो गई है 3 मिलियन, तब क्या होगा? तब लॉ कहेगा कि आप 3 मिलियन दें, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना? ये ज़रूरी नहीं है, ये 4 मिलियन जो है ये मैक्सिमम है, लेकिन ये रीज़नेबल नहीं लगेगी फिर उस वक्त। फिर क्या होगा? फिर अदालत कहेगी कि जितना आपने कहा था उतना करें। हो सकता है कि कुछ वक्तों पे फिर इसे कहा जाएगा, मैं आपको बेसिकली अब लॉ का थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर बी को कहा जाएगा कि तुम फिर जस्टिफाई करो ये 4 मिलियन कैसे है, वो नहीं कर सकता जस्टिफाई, तो 3 मिलियन किया जाएगा, क्योंकि फिर कितने अगर 4 मिलियन किया तो ज्यादती होगी, और हमारा जो कानून है इट इज़ फॉर्म्ड ऑन, 1 मिनट ज़रा बस रुकिएगा, ठीक है ना? हमारा कानून जो है इट इज़ बेस्ड ऑन जस्टिस एंड इक्विटी। हमारे डैमेजेस का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं होता,
ठीक है ना, कॉम्पनसेशन किसी का क्लेम पूरा करना होता है। सिर्फ हमें कानून कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो जगह इजाज़त देता है कि हम एग्जाम्पलरी डैमेजेस ले सकें। कौन से दो वक़्त? क्या कह सकते हैं उसे, अनरीजनेबल डिसऑनर ऑफ चेक। आपका आपने मैंने कहते हैं अब मैंने दुआ को चेक दिया है, कह सकते हैं मैंने 1000 रुपये का चेक दिया दुआ को, ठीक है। दुआ लेके उसको मेरे मुझे बताएं ज़रा, दुआ के अलावा क्लास में कोई नहीं है? सारे सोए हुए हैं? बोलते नहीं आप लोग यार। अच्छा, मैंने दुआ को चेक दिया है 1000 रुपये का, ठीक है। और मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ इस दिस एग्जाम्पल मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में कि मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, अल्लाह खैर करे। तो मैंने 1000 रुपये का चेक दिया है दुआ को, और दुआ लेके वो चेक गई हैं बैंक, और जाके इन्होंने वो कैश करवाने की कोशिश की है, तो बैंक ने कह दिया है कि इनके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, जबकि मेरे अकाउंट में पैसे थे। बैंक ने इन्हें कह दिया कि इनके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं कि मैं आपका यह 1000 रुपये का चेक जो है वो कैश कर सकूं। अगर आके कहेंगी कि भाई लेक्चर में तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैंक में 1000 रुपया तक नहीं है, तो यहाँ पे मेरी रेप्यूटेशन ख़राब की है अनरीजनेबली एक बैंक ने। तो मैं उस बैंक पे मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत इमोशनल डैमेज हुए यहाँ पे। मैं एक बहुत बड़ी अमाउंट का जो है ना क्लेम वो लॉन्च कर सकता हूँ बैंक के ख़िलाफ़। वहाँ पे मुझे कहते हैं ये नहीं कहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि आपका डैमेजेस जो क्लेम करें ये रीज़नेबल नहीं है। मेरी इज्जत उससे ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है ना। मेरी इज्जत को अगर आप पैसों में तोड़ रहे हैं तो मैं उसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। और दूसरी जगह शादी वाले दिन, शादी वाले दिन दुल्हा या दुल्हन शादी करने से इनकार कर दे, तो एक दुल्हा बैठा हुआ है, ठीक है, इंतज़ार किया जा रहा है कि अभी अभी दुल्हन पार्लर से आएगी और फिर फूल फेंकने की रस्म की जाएगी। मौलवी साहब बैठे हुए हैं और मौलवी साहब कह जा रहे हैं कि जल्दी करें, मैंने एक और जगह जनाजा पढ़ाने के लिए भी जाना है। वो कह रहे हैं बस आती ही होगी अभी। तो उतनी देर में पैगाम आया है कि दुल्हन साहिबा वो नहीं आ सकी, वो नहीं आ, कहते हैं वो नहीं आ रही जी, वो भाग गई हैं। तो जो लड़का है वो फिर कहते हैं यही हिसाब किताब होगा ना, उसने जो शादी हाल का ख़र्चा है वो किया था, जो कहते हैं ड्रेसेस वगैरह सिलवाए वो, और जो मौलवी साहब को पैसे दिए और खाना शाना या इस किस्म की चीज़ें, बस यही डैमेजेस क्लेम कर सकेगा ना आपका दुल्हा। आए हाय 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 हाय। यहाँ पे बेचारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, कोई इनसे पूछे इनका क्या नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और वो कहे जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, होता होता है, ठीक है, और ये इसके साथ भी हुआ था, और पीछे खुसर पुसर चल रही है, और मौलवी साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे होता होता है, तो एकदम आपको पीछे से आवाज़ आई है कि कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। फिर कोई बंदे को आप देखें कि वो वालदा से कह रहे हैं कि इसका बहुत ख्याल रखें, ऐसे लोगों को मैंने खुदकुशी करते हुए भी देखा है, ठीक है ना। और फिर कहते हैं आपके मौलवी साहब भी वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो
उस दिन आप उस दुल्हन पे एक बहुत बड़ी अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कितने हैं रिकवरी, आपके लॉस को रिकवर करना मकसद नहीं है। इट इज़ टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ द पर्सन हु डिड दिस टू यू, बिकॉज कितने ये चीज़ किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर ये आपके साथ हुआ है, दुल्हन तो चली गई, फैमिली करेगी रिकवरी, यस फैमिली करेगी। ठीक है ना। ये अब कितने हैं, अगर आपने इस तरीके की काम किया है, अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये हिसाब किताब तो नहीं होता ना कि लड़का और लड़की आपस में शादी कर रहे हों और फिर शादी की डेट जाके अपने वालिद साहब को बताएं। ये पाकिस्तान है, ठीक है ना। यहाँ पे इस किस्म का हिसाब किताब नहीं होता। यहाँ पे तो लड़कों से पूछ के नहीं शादी की जाती, उनकी लड़कियां तो फिर बहुत दूर रह जाती हैं। उन बेचारियों को तो अपना शोहर जो है वो देखने को कितने पहले दिन, शादी वाले दिन मिलता है। तो यहाँ पे तो फिर रिकवरी जो है वो फैमिली से की जाएगी। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आप अनरीजनेबली हाई अमाउंट का क्लेम लॉन्च कर सकते हैं और आपको कानून भी कुछ नहीं कहेगा। ठीक है। ये आज मैं सिर्फ लेक्चर वो चैप्टर ख़त्म करना था, हमारे पास वाफर टाइम था, तो मैंने कहा आप लोगों को ये बता दूं, ये पहले हमारे कितने सिलेबस में हुआ करता था, अब ये सिलेबस में नहीं है। मतलब मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि ये डैमेजेस के चैप्टर में होना चाहिए था, लेकिन ये डैमेजेस के चैप्टर में नहीं है। तो देयर यू गो। लेकिन यहाँ पे बात कर ली जाए अगर अपने बेसिक रूल की, तो वो यही कहता है कि मैक्सिमम लिमिट अपॉइंट कर दी जाती है इन केस ऑफ ब्रीच। ठीक है ना। वो क्या अमाउंट है उसको कितने हैं देखा जाता है कि नहीं, वो फिर देख लेंगे हम। ठीक है। अब हम आगे एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ तक इंटरेस्ट की अमाउंट के लिए भी है कि वो ज़्यादा ना हो एज डैमेजेस। इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट के मुताबिक ली जाती है, और इंटरेस्ट रेट वही होता है जो मार्केट में चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। यहाँ तक ये आपको क्लियर है थोड़े से भी? जी, चलें एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं और एग्जाम्पल्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं और वहाँ से हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अरसलान अंडर सेल ऑफ गुडविल अरेंजमेंट। सेल ऑफ गुडविल याद है ना, हमने पढ़ा था अगर सेल ऑफ गुडविल हो तो वहाँ पे उस इलाके के अंदर जो बंदा सेल कर रहा है उसने काम नहीं करना। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विद बुरहान दैट इफ कितने हैं वो, क्या नाम है कहाँ, अरसलान ने कॉन्ट्रैक्ट किया बुरहान के साथ कि अरसलान प्रैक्टिस एज अ सर्जन, वो सर्जन है विद इन पेशावर एंड ही विल पे 5 मिलियन टू बुरहान। तो अरसलान प्रैक्टिस एज अ सर्जन इन पेशावर। अब पेशावर में ही अरसलान प्रैक्टिस करता है और अपनी वो गुडविल बेच रहा है। तो अरसलान को तो चाहिए था कि वो उस जगह पे दोबारा काम ना करे, लेकिन वो क्या करता है, अरसलान कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन इन बुरहान, ये कितने पेशावर। तो उन्होंने रीज़न कितने अपनी जो थी पेनल्टी वो पहले ही डिफाइन कर ली थी कि 5 मिलियन इफ अरसलान प्रैक्टिस सर्जन इन कितने सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी होना चाहिए था, सर्जरी इन विद इन पेशावर, ही विल पे 5 मिलियन। तो अब यहाँ पे बुरहान इज कितने इंटाइटल टू सच कॉम्पनसेशन। ठीक है ना। अब अरसलान ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो बुरहान को कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। बट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन एज द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं मिल सकती, लेकिन इसे कॉम्पनसेशन वो मिलेगी जो इसे कोर्ट रीजनेबल डिसाइड करेगी। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। आगे हम पढ़ लेते हैं, एक मिनट सर बस। हाँ जी, आगे चलते हैं। ओहो, क्या मसला है इसे। हाँ जी, आजम कॉन्ट्रैक्ट्स विद बाबर टू पे 2 मिलियन इफ ही फेल्स टू पे बाबर 1 मिलियन ऑन गिवन डे। आजम ने बाबर को 2 मिलियन देने थे, ठीक है, और अगर वो सही वक्त पे बाबर को पेमेंट नहीं करता तो वो क्या करेगा, आजम कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे 2 मिलियन। अच्छा, आजम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 2 मिलियन पे करेगा,
अगर वो सही टाइम पे बाबर को 1 मिलियन पे ना कर सका, द डबल अमाउंट इज डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है ना। एक दिन का गैप आ गया तो इसका मतलब है कि अमाउंट डबल कर ली जाएगी। अनफेयर लगता है ना आपको? तो यहाँ पे है डिसप्रोपोर्शनेट लाइकली टू लॉस। तो क्या है ये, दिस कहते हैं दिस इज अ पेनल्टी क्लॉज। तो ये फिर पेनल्टी है, ये फिर आपका वो कितने हैं डैमेजेस, वो कितने हैं चीज, वो फिर पेनल्टी में आ जाती है कि आप किसी को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, आजम फेल्स टू पे 1 मिलियन ऑन द गिवन डे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर यही है ना कि वो सही वक्त पे ना दे सके तो 2 मिलियन देने पड़ेंगे। भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, दोनों पार्टीज की तरफ से एग्रीड हैं। लेकिन अगर दो पार्टीज आपस में ऐसे ही अनरीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे और लॉ भी उनको करने दे तो फिर हर बंदा करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे फिर लॉ जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर लेता है। अब क्या होगा, आजम फेल्स टू पे 1 मिलियन, तो ठीक है, बाबर इज इंटाइटल टू रिकवर कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 2 मिलियन। 2 मिलियन से ज्यादा की कॉम्पनसेशन वो नहीं ले सकता, लेकिन वो कितनी लेगा, जितनी कोर्ट डिसाइड करेगा कि रीजनेबल है। ठीक है, हो सकता है कोर्ट यही डिसाइड कर दे कि वो 1 मिलियन लेगा। ये फिर देखा जाएगा कि उसको एक दिन का जो लॉस हुआ है, एक दिन का जो डिले हुई है, मतलब एक दिन तो नहीं खैर कह सकते, उन्होंने बताया नहीं कितने दिन की डिले हुई है, तो वो डिले का कितना नुकसान हुआ है आजम को, उसके हिसाब से कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन 2 मिलियन से ऊपर की अमाउंट नहीं ले सकते। लेकिन लॉ को पता ही नहीं तो फिर तो दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सक, अगर लॉ से वो बात ही नहीं करते, मतलब ये तो बात ही तब आती है कि कोर्ट डिसाइड करेगा अगर आजम जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, बाबर आजम के पास जाता है, जाके कहता है कि तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 2 मिलियन देने हैं अब तुमने, और आजम चुप करके 2 मिलियन दे देता है, तब तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। ये तो फिर ऐसा ही है जैसे मैं किसी के साथ वो कोर्जन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर दूं और वो अगर अदालत नहीं जाता तो कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात तभी आएगी जब फिर आजम 2 मिलियन एग्री करने के बाद फिर पछता रहा हो कि हाँ भाई इम्पल्सिव डिसीजन था, करना नहीं था चाहिए, अब मैं अदालत के पास जाके थोड़ी सिक्योरिटी लेता हूँ उनसे कि हाँ भाई ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कहे जा रहा है 2 मिलियन दो, 2 मिलियन दो, तो मैं नहीं दे सकता, मैं माड़ा बंदा हूँ, तो थोड़ी सी रियायत करें। तो फिर यहाँ पे अदालत इंटरवीन करेगी और कहेगी कि ये उतने दें जितने रीजनेबल हैं। और मुझे बताएं ज़रा, बाबर अगर जाके ये साबित कर दे कि 2 मिलियन तो मैंने इससे एज कितने हैं शराफत के तौर पे मांगे हैं, मुझे तो 4 मिलियन का नुकसान हो रहा था, तब क्या करेंगे? 4 मिलियन, 4 मिलियन दे देंगे? तो फिर 4 मिलियन नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे को कहते हैं 2 मिलियन की अमाउंट जो है वो फिक्स हो गई है, इससे ज़्यादा पे नहीं हो सकता। अगर नुकसान हुआ है वाकई, अगर नुकसान हुआ है तो इनको फिर लिखना ही नहीं चाहिए। वो फिर अदालत के अंदर जाके फिर बुरहान जाके जो सॉरी बाबर जाके फिर रोएगा कि हाँ भाई अब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया है, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फिर कोर्ट यही कहेगा कि भाई आपने लिख लिया 2 मिलियन तो फिर 2 मिलियन। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे आ जाते हैं। आजम अंडरटेक्स टू पे बाबर अ लोन ऑफ रुपीज 1 मिलियन बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यानी 2 लाख 2 लाख, ऐसा ही है ना, 10 लाख उसने देने हैं तो वो 2 लाख 2 लाख करके तो 5 इंस्टॉलमेंट देगा। वे स्टिपुलेटेड दैट, ये लिख देंगे, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल अमाउंट शिल बिकम ड्यू। वो कह रहे हैं कि अगर जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ये 2 लाख दे दिया, ये 2 लाख दे दिया, यहाँ पे ये 2 लाख नहीं दे सके तो यहाँ पे ये 4 लाख देगा, बल्कि 6 लाख देगा, सॉरी। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स समझ आ गई हैं। अब यहाँ पे क्या वो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहा है या सिर्फ उसे इस चीज़ का डर है कि अगर वो 1 महीना नहीं पेमेंट कर सका तो हो सकता है वो अगले महीने भी पेमेंट ना करे और फिर मेरे हो सकता है पैसे ही ना आए, उसे खतरा है ना इस चीज़ का। 6 लाख कैसे? जनवरी में उसने 2 लाख दे दिया, फरवरी में उसने कितने 2 लाख दे दिया,
फरवरी में उसने 2 लाख दे दिया, मार्च में उसने 2 लाख नहीं दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे ज़ीरो। तो अप्रैल में इस महीने का भी लेगा, इस महीने का भी लेगा, इस महीने का भी लेगा, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 6 लाख हो गए। गुड। अच्छा अब मुझे बताएं कि ये जो कह रहा है कि पूरी अमाउंट ले ली जाएगी, ठीक है ना, अगर एक भी महीना वो पैसे नहीं दे सका तो अगले महीने सारी की सारी अमाउंट जितनी भी ड्यू है वो वापस ले लेगा, यानी 6 लाख पूरे के पूरे ले लेगा। क्या ये कोई ज्यादती कर रहा है या उसको इस चीज़ का खतरा है कि अगर एक महीना नहीं दे सका तो फिर दूसरे महीने ये हो सकता है फिर बोरिया बिस्तरा बांधे और कहीं और चला जाए, खतरा है ना उसे। तो यहाँ पे फिर ये पेनल्टी नहीं है। स्टेपल कहते हैं दिस स्टिपुलेशन इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। यही टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक होगा कि अगर इसने एक भी महीना ना दिया तो पूरी अमाउंट देनी पड़ेगी, क्योंकि देयर इज नो एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं जी। दुआ का कितने हैं कमेंट है कि अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो उसे टाइम देना चाहिए। अगर एक बंदा बैंकरप्ट होता है तो उसकी सारी की सारी मलकियत कहाँ चली जाती है? ऑफिशियल असाइनी के पास। अब ये ऑफिशियल असाइनी जो है ये डिसाइड करता है कि किस बंदे को कितना आएगा। अगर वो बैंकरप्ट हो गया इसका मतलब है उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी उन सारों को रिपे नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक परसेंटेज निकालेगा कि किस बंदे को उसकी डेट का कितने परसेंट देना है और फिर वो उस हिसाब से सारा दे देगा। तो अगर बंदे का बैंकरप्ट कितने बंदा बैंकरप्ट हो जाए तो उसके हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहता, वो बेचारा फिर अपने जो अपने असासे हैं उनका भी कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? गुड। उसके बाद आगे आ जाते हैं आजम बोरोज वन में कितने हैं, ठीक है, कितने 1 मिलियन फ्रॉम बाबर एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ ₹2 मिलियन पेएबल बाय 5 कितने हैं वो 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 लाख विद स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द इंस्टॉलेशन शैल बिकम ड्यू। मुझे बताएं ज़रा उसने लिया कितना है, 1 लाख 1 मिलियन, और वो वापस कितने पे कर रहा है उसको, 2 मिलियन। क्या ये बात रीजनेबल है? डिस्प्रपोर्शनेट है ना ये, कि वो डबल दे रहा है और वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 4 लाख कर रहा है, तो ये तो बड़ी डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की बात होती है। यहाँ पे मैं आपको प्रपोर्शन करके नहीं दिखाना शुरू करूंगा, लेकिन ये बड़ी एक डिस्प्रपोर्शनेट किस्म की बात होती है। तो यहाँ पे फिर ये पेनल्टी होगी क्योंकि ये बहुत ही अनरीजनेबल है। तो क्या कोर्ट क्या डिसाइड करेगी फिर? आजम ने कितने अगर पहले तो पुट्ठा पंगा ले लिया है लेकिन बाद में अगर ये अदालत के पास चला जाता है तो अदालत क्या कहेगी, रीजनेबल कंपनसेशन ओनली, कि अगर वो कितने हैं और यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है कि 2 मिलियन दे रहे हैं वो वापस विद स्टिपुलेशन दैट डिफॉल्ट द होल अमाउंट शैल बी पे कितने बिकम ड्यू, कि सारी की सारी अमाउंट फिर एक साथ ही पे करनी पड़ जाएगी। यहाँ पे ये फिर बहुत ज़्यादा ही अनरीजनेबल, यहाँ तक भी अनरीजनेबल था लेकिन यहाँ पे कोई हिसाब किताब ऐसा वैसा नहीं था, ठीक है ना। आप एक चीज़ ले रहे हैं उसके बदले आप कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। जो लोन और इंटरेस्ट इस किस्म का काम हो सकता है, अनरीजनेबल था, लेकिन जो यहाँ पे बात उन्होंने की है कि ये 2 मिलियन पूरे का पूरा शैल बिकम ड्यू, तो अगर उसके पास इतने ही पैसे होते तो वो इससे 1 मिलियन क्यों ले रहा होता? तो यहाँ पे फिर अदालत डिसाइड करेगी कि एक साथ नहीं, फिर वो कितने रीजनेबल कॉम्पनसेशन करेगी कि हाँ भाई 2 लाख की अमाउंट को भी कम कर देते हैं और उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं। क्लियर है? फिर ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं आसिफ हु ओज मनी टू बशीर अ मनी लेंडर undertakes to repay him by delivering to him 10 tons of grain at a certain date and stipulates that in event of not delivering by the stipulated date he will be liable to deliver 20 tons। मतलब अजीब काम हो गया कि अगर उसने आसिफ ने कितने हैं पैसे देने थे तो उसने क्या किया है, 10 टन ग्रेन्स, ठीक है ना, वो डिलीवर करने का फैसला कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, आसिफ को मिले पैसे और बशीर को मिली 10 टन ग्रेन। हमने जो क्या नाम है उसका एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन में पढ़ा था कि अगर इसने 1 रुपया भी लिया हो और इसके बदले ये 10
टन ग्रेन्स कर रहा हो तो अलाउड बाय लॉ है, बिकॉज एडिक्वेसी कोई नहीं होती, कोई चीज़ वैल्यू हो, 1 रुपए की वैल्यू होती है। लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है, अगर वो कितने डिलीवर नहीं कर सकता उस डेट पे, तो वो 20 टन्स में कितने कन्वर्ट हो जाए, ये फिर अनरीजनेबल बात आ जाती है। ठीक है ना, कंसिडरेशन हो सकता है कि अनफेयर हो, लेकिन डैमेजेस अनफेयर नहीं हो सकते, तो ये पेनल्टी वाली बात आ जाती है। तो फिर क्या होगा, अदालत डिसाइड करेगी कि रीजनेबल कंपनसेशन क्या होनी चाहिए। क्लियर है? नाइला को क्लियर नहीं है। नाइला, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं उतनी देर थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ। ट्वेंटी टर्न्स क्यों होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख दिया हुआ है, ये चीज़ तो उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी है कि अगर ये पे नहीं करेगा तो बाद में वो 20 टन्स देगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ अनरीजनेबल है, तो अदालत फिर इसको कम कर सकती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंक्रीज इंटरेस्ट एज पेनल्टी। यहाँ पे कितने हैं बात आती है दुआ की जो उन्होंने की थी, कि मार्केट रेट पे चल रहा होता है कि कितने इंटरेस्ट रेट क्या है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब किस्म का बना दें तो फिर क्या होगा। A stipulation of increased interest from the date of default may be stipulation by way of penalty। मैं कहता हूँ, अच्छा अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। ठीक है, मैंने दुआ से, 1 मिनट ज़रा, मैं ये मोबाइल पे हो गया था। अच्छा, मैंने दुआ से लिए हैं 10,000 लिए हैं। ठीक है, और लिए मैंने 1 साल के लिए हैं, 1 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट 10% है, तो मैं जब इनको वापस करूंगा तो मैं इनको वापस करूंगा, ऐसा ही है। अब यहाँ पे मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, दुआ मुझे कहती है कि आपने मुझे वापस करने हैं 20,000। ठीक है ना, 100% इंटरेस्ट के साथ आपने मुझे वापस करने हैं, तो ये चीज़ अनफेयर लगने लग जाती है। ठीक है ना, होगा तो ये इंटरेस्ट ही, लेकिन ये बाय वे ऑफ पेनल्टी होगा फिर। वक्त मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग लें तो मार्केट का रेट अगर कितने हैं, अगर बेचारी मार्केट ही ऐसी है जिसका 100% ही मार्केट का रेट है, तब ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, मार्केट का रेट लें तब कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, वही रीजनेबल बात आती है कि मार्केट का रेट जो है वो गवर्नमेंट के मुताबिक एक रीजनेबल रेट होगा और उसके ऊपर लिया जा सकते हैं इंटरेस्ट। आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आजम गिव्स बाबर अ बॉन्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ 1 मिलियन विद इंटरेस्ट ऑफ 12% एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, ये तो बॉन्ड था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी, इसमें तो कोई पेनल्टी वाला हिसाब किताब ही नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। विद द स्टिपुलेशन दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इंटरेस्ट शैल राइज शैल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 75%। मतलब पहले 12% के हिसाब से उसने बॉन्ड दिया था, अगर उसने वो कितने बढ़ाना भी था एज कितने डैमेजेस के तौर पे, तो वो उसका 15%, 17 या 20% बेशक ले जाता, उसने आजम ने 75% उसका रेट कर दिया है। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये कोई तुक बनता है इसका? नहीं बनता। तो ठीक है ना, तो इतनी हाई अब रेट पे ले गया है, तो यही समझा जाएगा कि ये फिर इंटरेस्ट नहीं है, पे पेनल्टी है। और पेनल्टी के हिसाब में फिर क्या होता है, कोर्ट रीजनेबल कॉम्पनसेशन देती है। फिर यहाँ पे भी कोर्ट रीजनेबल कॉम्पनसेशन देगी, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई 75% नहीं 12%, या फिर वो कह सकती हैं कि अगर रीजनेबल हो तो उनके लिए वो 15 भी कर सकती हैं। ठीक है, गुड। और फिर आगे आ जाते हैं, और फिर आपका तो खत्म हो गया चैप्टर। एमसीक्यूज की तरफ आए।
एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। अ, ये पाकिज़ा कुछ कहना चाहती हैं। चलिए एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस, सजा देना मकसद होता है ना डैमेजेस का। नहीं, पढ़ लेते हैं। टू कॉम्पनसेट मॉनिटरी लॉसेज ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, ये सही लग रही है मुझे। पे कितने ऑप्शन आगे पढ़ लेते हैं। टू पनिश द पार्टी रीजनेबल फॉर, पनिश वाले तो कोई चीज नहीं है। टू ऑनर द पिटिशन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, ना ये भी चीज़ हमने नहीं पढ़ी अभी तक। और टू पुट अग्रीव्ड पार्टी इन अ बेटर पोजीशन, भाई सुकून तो सिर्फ कब्र में है, इसलिए हमारे लिए यही चीज़ है कि उसको मॉनेटरी बेस पे कॉम्पनसेशन देना। ए ऑप्शन हमारी सही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जनरल रूल फॉर मेजरिंग डैमेजेस, हमने क्या पढ़ा था? उसने 2 मिलियन एक्स्ट्रा पे किए, ठीक है ना, वो चीज़ें खरीदने के लिए, तो वो 2 मिलियन उसने रिकवर कर लिए। तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के दरमियान का डिफरेंस, यही पढ़ा था ना हमने। आगे पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, नहीं। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस नहीं है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो आता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। डैमेजेस विच अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने ऑर्डिनरी डैमेजेस की डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी थी। स्पेशल डैमेजेस नहीं है, रिमोट डैमेजेस नहीं है, इनडायरेक्ट डैमेजेस नहीं है, वैसे एक ही चीज़ होती है। चलें आगे आ जाते हैं। सच डैमेजेस विच द पार्टी न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ हमने स्पेशल कितने डैमेजेस में पढ़ी थी ना कि उसमें होता है, ऑर्डिनरी में नहीं पढ़ी थी, रिमोट और इसमें नहीं थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं फिफ्थ पे। इन केस ऑफ फिक्स्ड डैमेजेस प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट, देखें अब यहां से आप चेक करें ज़रा, मैं आपको ज़रा पीछे लेके जाता हूं। यूनिट 2 कितने पेजेस पे है? एक पेज पे है, ऐसा ही है। उसके बाद आ जाते हैं अगर यूनिट 1 पे, हमारे कितने पेजेस चला है? एक पेज चल गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 पेजेस हमारा यूनिट 1 चला है और 4 एमसीक्यूज के अंदर उसने ख़त्म कर दिया है। 5वां एमसीक्यू उसने हमें दूसरा दे दिया यूनिट 2 से। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का फिर ख्याल रखना है कि किस किस्म के क्वेश्चन, रट्टे वाले क्वेश्चन जो हैं उन्होंने कितने दिए हैं? 4 एमसीक्यूज दे के उन्होंने ख़त्म कर दिया हिसाब किताब सारा, और उसके बाद वो वापस आ गए हैं स्टिपुलेशन की तरफ। तो इधर से भी आप ट्रेंड देख सकते हैं कि एमसीक्यूज में आई कैप क्या ट्रेंड फॉलो कर सकता है। एमसीक्यूज के हिसाब से आपका यूनिट 1 जो था वो कम इंपॉर्टेंस का हामिल था। क्यों? क्योंकि इससे आपके सिनारियो बेस्ड बनने होते हैं। हम पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड डैमेजेस प्रोवाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, वो फिक्स्ड डैमेजेस जो हो, हमने कहा था कि वो लिमिट होती है, उससे ऊपर हम कहते हैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, उससे नीचे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। 1 मिनट रुकें ज़रा, दरवाजे पे मैं देख के आया। बहुत बहुत माजरत बच्चों, आज एक्चुअली मैं शहर में अकेला बैठा हूँ, तो घर में सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मसला था। कंटिन्यू करें। चलें, अच्छा हमने ये चीज़ पढ़ी थी, इन केस ऑफ स्पेशल डैमेजेस प्रोवाइडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। वो स्पेशल डैमेजेस हमने अगर लिख दिए हैं तो वो लिमिट होती है हमारी। डैमेजेस फॉर एक्चुअल लॉस विल बी अवॉर्डेड, ज़रूरी नहीं है अगर वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो वो अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। डैमेजेस फॉर एक्चुअल कॉस्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट विल बी फिक्स्ड, जितनी फिक्स की गई है सिर्फ उतनी अमाउंट जो है उस पर वो हम कितने रिकवर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। आगे पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ डैमेजेस एक्स फिक्स्ड विल बी अवॉर्डेड, नहीं अगर वो रीजनेबल ना हो, और नन ऑफ दीज विल बी एप्लीकेबल, नहीं, बिकॉज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही बनती है। चलें, बी ऑप्शन हमारी सही बन जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कहता है
किधर गया, हाँ जी, मिस्टर बी एग्रीड टू सप्लाई स्पेयर पार्ट्स, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ, मिस्टर बी एग्रीड टू सप्लाई स्पेयर पार्ट्स टू मिस्टर ए ऑन 5th सितंबर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्राइस जो है बी ने कुछ स्पेयर पार्ट सप्लाई करनी है मिस्टर ए को ऑन 5th सितंबर। मिस्टर बी फेल्स टू डिलीवर द पार्ट ऑन ड्यू टाइम, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड मिस्टर ए फाइल सूट अगेंस्ट मिस्टर बी फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ लॉसेस। यहां तक कोई मसला आपको आता है? मिस्टर बी ने स्पेयर पार्ट सप्लाई करने थे मिस्टर ए को और मिस्टर बी ने नहीं किए, तो मिस्टर ए ने केस कर दिया है। यहां तक क्लियर है? चलें ठीक है, आगे आ जाती हैं। मिस्टर ए क्लेम्ड दैट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेयर पार्ट्स द मशीन कुड नॉट फंक्शन, सो मिस्टर ए क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन। डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन, ये तो आपका मॉनेटरी टर्म्स में होती ही नहीं है, तो फिर ये कैसे क्लेम हो जाएगी? चलिए आगे देख लेते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, ये हो सकती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू नॉन फंक्शन, लॉस ऑफ प्रॉफिट तो हमने पढ़ा था कि स्पेशल डैमेजेस के केस में क्लेम किया जा सकता है, वरना ये रिमोट होता है तो ये नहीं हो सकता। हम पढ़ लेते हैं यहां पे बेसिकली बात आती क्या है। अगर ये कितने स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है ना, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक सिनारियो। स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, एक कंपनी जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सक रही होगी, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, काम वो अपना सही तरीके से नहीं कर सक रही होगी, वो वर्कर्स को सैलरी बिला वजह दे रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो काम तो कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी कितने स्पेयर पार्ट्स ही नहीं है। और दूसरी चीज, आप में से किस किस ने IAS 16 पढ़ा हुआ है? FR1 में किसने IAS 16 पढ़ा है? पढ़ा है। अब बात ये है कि अगर आपकी जो कितने हैं मशीन है उसके अंदर एफिशिएंसी आती है, देखिए उसने मंगवाया क्या था, यहाँ पे उसने मंगवाए थे स्पेयर पार्ट्स। क्या स्पेयर पार्ट्स आपकी मशीन को लगाने से उसकी मशीन की लाइफ पे कोई इम्पेक्ट आता है या उसकी मशीन की कॉस्ट पे कोई इम्पेक्ट आता है? नो और यस दोनों के सवाल कितने हैं आंसर आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। स्पेयर पार्ट्स अगर आपका चेंज करना रूटीन है, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट्स आपका चेंज करना रूटीन है, तो उससे आपकी लाइफ पे नो इम्पैक्ट। अगर कितने हर कुछ अरसे बाद आप इसके स्पेयर पार्ट्स करवाते हैं तो वो क्या होगा, वो एज अ रिपेयर एक्सपेंस माना जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस माना जाता है। लेकिन यहां पे क्या हिसाब किताब हो रहा है, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है, मशीन काम ही नहीं कर रही, तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाना था। यहां पे ये कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, आपकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, तो डेप्रीसिएशन पे इंपैक्ट आएगा। अब यहां पे डेप्रीसिएशन पे इंपैक्ट आता है। वैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट के अंदर अगर बात की जाए तो डेप्रीसिएशन पे इंपैक्ट नहीं आता था, यहां पे डेप्रीसिएशन पे इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज एक खराब मशीनरी जो है आप उसको चलाते रहें तो वो और खराब हो जाएगी, ऐसा ही है ना, उसकी और वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पे आप से डेप्रीसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं, और जो आपका सैलरी जो आप फिक्स सैलरी देते रहे थे लोगों को वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, ये रिकवर कर सकते? मुझे कोई बता सकते हैं आप ये लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं रिकवर कर सकते? रिमोट है, एग्जैक्टली exactly। इसकी बात ही नहीं हुई थी मिस्टर ए कितने मिस्टर बी से, मिस्टर कितने हैं, ये बात हुई ही नहीं थी कि लॉस भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये लॉस आप नहीं कर सकते। हाँ, जो बाकी दो चीज़ें वो आप क्लेम कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही बनती है। अब क्लियर है ये डी ऑप्शन किस तरीके से बनती है? उसने आपकी ये डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट चेक किया है,
वो आपके पेपर में भी चेक कर सकता है। आगे आ जाते हैं 7th MCQ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी रिकवर्ड इन केस ऑफ ब्रीच। ब्रीच के केस में आप कौन सा लॉस रिकवर कर सकते हैं? लॉस एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉसेज इन कंप्लीशन ऑफ पार्टीज आफ्टर दे हैड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, नो, ये चीज़ तो हमने कहीं नहीं पढ़ी कि हम एक्चुअल पार्टी से, हाँ अगर किसी और पार्टी से कर रहे हैं और ये चीज़ शामिल हो तो कर सकते हैं। एक्चुअल पार्टी जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे आप नहीं कर सकते ये लॉसेज रिकवर। रिमोट लॉसेस तो वैसे नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट लॉसेस सेम चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों ही रिकवर नहीं होती, तो हम ए ऑप्शन पे आ जाती हैं। क्लियर है ये ऑप्शन कैसे बनती है? गुड। रूल ऑफ द कितने हैं रूल ऑफ डैमेजेस इन क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो खुद ही बन जाता है, तो हमने यही बात की थी कि ऑफर एक्सेप्टेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें जो डैमेजेस होंगी वही क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में होंगी। यही चीज हमने पढ़ी थी। पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑर्डिनरी कोर्सेज में आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वैसे ही नेचर का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें जो डैमेजेस होंगी वही इसमें होंगी, और प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो आपकी सी ऑप्शन बनती है। क्लियर है? गुड हो गया। आगे आ जाते हैं। मिस्टर ए एग्री टू सेल 200 बैग्स ऑफ शुगर टू मिस्टर बी ऑन 11th नवंबर टू, कितने हैं, ठीक है, फॉर 55, कितने 500 पर बैग। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 200 बैग ऑफ शुगर डिलीवर करने हैं 500 रुपया पर बैग के हिसाब से, और मिस्टर बी इज टू मेक पेमेंट ऑन डिलीवरी। डिलीवरी के वक्त उन्होंने पेमेंट कर देनी है मिस्टर बी ने। अभी हुआ क्या है? बिफोर द ड्यू डेट शुगर प्राइस इंक्रीज कर गई है, और उसकी वजह से, अब मुझे बताया जरा, शुगर प्राइस का इंक्रीज करना क्या ये इम्पॉसिबिलिटी होती है? नहीं होती। ए रिफ्यूज टू सप्लाई शुगर, तो मिस्टर बी क्या करेगा? 600 क्लेम करेगा कि 100 क्लेम करेगा? हमने क्या पढ़ा था? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के दरमियान का डिफरेंस क्लेम करना है ना, तो यहां पे 100 क्लेम करेगा। नो क्लेम तो हो ही नहीं सकता, इंटाइटल टू 600 तो बिल्कुल भी नहीं है, 100 क्लेम कर सकता है, और नॉट इंटाइटल टू 100 ये नहीं है, तो हमारी सी ऑप्शन बनती है। सबको क्लियर है सी ऑप्शन कैसे बनती है? आगे आ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स्ड बाय द पार्टी एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी इफ। हमने पढ़ा था अगर वो एक्स्ट्रा वेकेंट और अनरीजनेबल हो तो वो बाय वे ऑफ पेनल्टी होंगे, तो अगर वो इतने नहीं है, अगर उन्होंने वो अमाउंट बनाई ही इस तरीके से है कि आगे अगर लॉस हो गया तो इतने का लॉस होगा, वही चीज़ हम पहले डाल देते हैं। अगर वो अनरीजनेबल नहीं है और एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है तो वो हो सकते हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ एक्स्ट्रावेगेंट एंड अनरीजनेबल, ये तो पेनल्टी होती है, तो ये नहीं है। द हायर इंटरेस्ट हैज़ बिन स्टिपुलेटेड, ये भी पेनल्टी होती है। द ब्रीच ऑफ कितने, द ब्रीच कंसिस्ट ऑफ नॉट पेइंग अ सम ऑफ मनी एंड अमाउंट फिक्स्ड इज डबल द अमाउंट। डबल द अमाउंट तो हमने पढ़ा था अनरीजनेबल होती है। और द अमाउंट इज जेन्युइन प्री एस्टिमेट। प्री एस्टिमेट उन्होंने कर लिया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना ही सही कितने परफॉर्म हुआ तो इतने रुपए का लॉस होगा, वही हम पहले लिख लेते हैं, तो ये ऑप्शन आपकी सही बनती है। क्लियर है बच्चों? गुड। आगे आ जाते हैं। इन केस ऑफ ब्रीच फुल अमाउंट इज टू बी पेड एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। फुल अमाउंट पे करनी होती है या रीजनेबल अमाउंट पे करनी होती है? रीजनेबल पे करनी होती है। आगे देख लेते हैं। द अमाउंट रिलेट्स टू बॉन्ड गिवन बाय, ये तो है ही नहीं। द अमाउंट कितने रिलेट्स टू रिकॉग्नाइंस, ये होता है आपका रीजनेबल का दूसरा लफ्ज, ठीक है ना। अगर वो कितने हैं रिकॉग्नाइजेंस होता है बेसिकली अगर लॉस रियलाइज हो गया है, तो लॉस जितना आता है आप उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं पहले, और फिर उसका प्री एस्टिमेट लगा के आप ये कर लेते हैं, ठीक है। वो देखा जाता है कि क्या उतना लॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर उसके हिसाब से पेमेंट होती है। ये ऑप्शन आपकी बन सकती है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। बाय वे ऑफ पेनल्टी तो है ही नहीं, एंड अमाउंट इज नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी। नॉट बाय वे ऑफ पेनल्टी भी तो कुछ है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन आपकी बनती है सही।
क्लियर है बच्चों? चलिए आगे आ जाती हैं। हाँ जी। Mr. A enters into an agreement for construction of house of Mr. B and to give complete possession 1st जनवरी। कब देनी है? 1st जनवरी को देनी है possession। और Mr. B agrees कितने makes an agreement to Mr. C for renting out on 2nd जनवरी, अगले दिन ही। दिस कितने फैक्ट इज इन नॉलेज ऑफ मिस्टर ए, ठीक है ना। अब ये चीज मिस्टर ए के नॉलेज में है, तो क्या अगर नॉन परफॉर्मेंस होगी मिस्टर ए से, तो क्या मिस्टर बी स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकेंगे? दुआ क्या होगी आपको? मिस्टर ए के नॉलेज में है कि मिस्टर बी ने वही घर जो इसने बना के देना है वो मिस्टर सी को रेंट पे देना है। तो अब अगर मिस्टर ए परफॉर्म नहीं करते तो मिस्टर बी स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज मिस्टर ए को इनके एग्रीमेंट के बारे में पता है। ठीक है दुआ, गुड। अब द हाउस वॉज बैडली कंस्ट्रक्टेड एंड कोलैप्स्ड बिफोर 1st जनवरी। इतनी बुरी तरीके से बना था कि 1st जनवरी से पहले वो बनू के गिर भी गया है। तो अब मिस्टर बी क्या क्लेम करेगा? एक तो जो हाउस वो दोबारा बनाएगा वो कितने रिकवर कर सकते हैं उस घर का खर्चा? घर का खर्चा रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, अब मिस्टर बी को अगर 1st से पहले, तो क्या ये रातों रात 1 जनवरी को घर गिरा है, 1 जनवरी से पहले, लेट्स से 31 दिसंबर को घर गिरा है, वो 2nd जनवरी से पहले पूरा घर बना सकता है? अगर वो घर नहीं बना सकता तो वो मिस्टर सी को रेंट पे भी नहीं दे सकता, और मिस्टर सी प्रॉबली उसको एक कॉम्पनसेशन पेनल्टी डाल देंगे मिस्टर बी को, वो भी क्लेम करेगा मिस्टर ए से, कर सकता है। ठीक है ना। और जो रेंट नहीं पे किया 1st जनवरी, ठीक है ना, अब मिस्टर ए को तो सब कुछ पता था, अब ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार है मिस्टर सी ने। 1st जनवरी को अगर वो नहीं मिला तो प्रॉबली 1 महीना तो लगेगा ना उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए। वो 1 महीना मिस्टर सी ने मिस्टर बी को रेंट नहीं दिया, तो वो रेंट क्या करेगा? वो भी मिस्टर ए से लेगा। ये सारी चीज़ें वो ले सकता है। अब हम कहते हैं ऑप्शन की तरफ आते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ले सकता है, लॉस ऑफ रेंट ले सकता है, कॉम्पनसेशन फॉर नॉट रेंटिंग आउट टू सी वो भी ले सकता है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दी अबव, ये सारी चीज़ें ले सकता है। गुड। चलें, हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब 1 सेकंड रुकें ज़रा जी, आपके सामने पास पेपर शो हो रहे हैं। अच्छा, पास पेपर शो हो रहे हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोई 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। अभी कर लें, 2 मिनट है हमारे पास। अभी कर लेते हैं, चलें। और कह रहा है सयारा ट्रेडर्स एग्रीड टू सप्लाई बिल्डिंग मटेरियल टू ख्वाजा। ठीक है ना, सयारा लिमिटेड ने ख्वाजा कितने हैं कॉन्ट्रैक्टर को देना है 1st जनवरी कितने 10th जनवरी को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट मलीर। हाउएवर, ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो नहीं था ना? ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में था। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में था, क्वेश्चन 1 नहीं था। चलें आ जाते हैं। वो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में हाउएवर ड्यू डेट पे एस कितने ट्रेडर ने है एस टी फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। जो सप्लाई का मटेरियल देना था ख्वाजा को वो नहीं दे सका। अब क्या, वट वुड बी योर आंसर इफ केसी हैड टू प्रिक्योर बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम अनदर सप्लायर एट अ हायर प्राइस एंड ऑल्सो हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 टू द ऑनर ऑफ हॉस्पिटल। अगर तो होता कि उसने एक हायर प्राइस के ऊपर वो लिया है, 2 था आपकी। अब देखें ज़रा, सयारा ट्रेडर्स ने सप्लाई करना था बिल्डिंग मटेरियल जो उन्होंने नहीं किया। अब जो ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर है उसको हायर प्राइस पे लेना पड़े, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू आपकी कॉम्पनसेशन बना सकते हैं इसको, कोई इशू तो नहीं। ऑर्डिनरी डैमेजेस,
और वो कह रहे हैं कि 50,000 पेनल्टी भी देनी पड़ी है कितने हैं ख्वाजा कॉन्ट्रैक्टर को, वो कितने हॉस्पिटल को। क्या ये वो क्लेम कर सकेगा? इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है कि क्या सयारा ट्रेडर्स को इस चीज़ के बारे में पता था या रिमोट है ये? क्या ये रिमोट आपको लग रही है? ये रिमोट है, तो ये पेनल्टी नहीं ले सकेगा वो अनलेस सयारा को पता होता। क्लियर है आपको ये? कोई इशू तो नहीं? चलिए आगे आ जाते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑर्डनरी, हाँ, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑर्डनरी डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस? ये तो आपकी असाइनमेंट में था कि आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, सबने लिख ली थी ना? गुड। ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटिंग टू अवार्ड ऑफ सच डैमेजेस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बता देना है कि जो एक्चुअल डैमेजेस हैं और यहाँ पे उसको पता था, कहते हैं डिफॉल्टिंग पार्टी को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होता है तो उसकी कॉम्पनसेशन भी आप क्लेम कर सकते हैं, बता देंगे, कोई इशू तो नहीं है। चलें, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू द रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस डैमेजेस कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहता है वो? रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन स्पेशल कितने होनी चाहिए, इतने स्पेशल डैमेजेस, वो इस किस्म की चीज़ें, और कॉम्पनसेशन होनी चाहिए, किसी को पेनल्टी नहीं डालनी, बता देंगे आप यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, ये आप बता दोगे? गुड। उसके बाद रमला बोरोड 100,000 फ्रॉम ओवैस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months एंड केप्ट हर ज्वेलरी विद ओवैस एज सिक्योरिटी। ठीक है, रमला ने 1 लाख रुपए लिए थे अवैस से, और अवैस ने क्या किया था, रमला की ज्वेलरी अपने पास रख ली थी एज अ सिक्योरिटी। ऑन ड्यू डेट रमला डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट इन व्यू ऑफ द प्रोविजन, डिस्क्राइब द रेमेडीज। वो क्या कितने क्या करेगा? ये इसका आंसर आपने ऐसा करना है, मुझे वैसे बता सकता है इसका क्या आंसर है? 1 मिनट रुकें ज़रा, मैंने मोबाइल के ऊपर लगाए होते हैं अपने क्वेश्चंस, जो आपके मैं कितने आंसर्स ले रहा होता हूँ, मोबाइल ज़रा कितने हैं डिस्टर्ब है। अच्छा, रीजनेबल क्लेम करेगा, ज्वेलरी को सेल कर देगा, ज्वेलरी में से अमाउंट कितने के इक्वल लेगा, और बाकी का क्या करेगा दुआ? बाकी वो रमला को वापस कर देगा। वापस करेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। लेकिन जस्ट टू बी श्योर यहाँ पे इसके आंसर्स खोल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। हाँ जी, वो क्या करेगा? सेल द ज्वेलरी इफ द प्रोसीड्स आर लेस देन द अमाउंट, तो रमला वुड बी लाइबल फॉर द बैलेंस, और दी अगर ग्रेटर हैं तो कितने हैं ओवैस विल कितने रीपे कितने हैं कर देगा। यही आपने बताया था। नायरा कह रही है कितने हैं रिपीट कर दें, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं आपके सामने एक सिनारियो बताता हूँ, किधर जा रहा है? अच्छा, ये मतलब यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, 1 मिनट यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास वाफर जगह है, ये है रमला, ठीक है, और ये है ओवैस। इसने इसको क्या दिया है? ज्वेलरी, और ओवैस ने क्या किया है? 100,000 दिए हैं। अब रमला ने रिपे नहीं किए, पैसे नहीं दिए, तो क्या हुआ है? अवैस ने इसकी ज्वेलरी बेच दी है। अब 2 पहलू निकल आते हैं, 3 पहलू निकल आते हैं। एक, ये 1 लाख की बिक गई है, तो वो क्या करेगा? सारे के सारे पैसे खुद रख लेगा, ऐसा ही है। ये बिकी है 90,000 की, तो वो क्या करेगा? 90,000 वो अपने पास रखेगा, और बाकी का 10,000 जो है
वो रमला से ले लेगा। अगर ये बिकी है 1,10,000 की, ठीक है ना, तो उसके अंदर से वो अपने पास कितना रखेगा, 1,00,000, और बाकी का 10,000 वो रमला को वापस कर देगा। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि बैंक वाले सिक्योरिटी लेते हैं जब वो लोन देते हैं, आपको पता है ना इस चीज़ का। अगर एक बंदा लोन वापस ना कर सके, डिफॉल्ट कर जाए, तो लोन जो बैंक है वो भी यही करता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी बेच देता है और उसके बाद वो अपनी रिकवरी करता है, वो सारे के सारे पैसे अपने पास नहीं रख लेता। आपकी 1 मिलियन आपने उससे लिया है, ठीक है ना, और आपने उसको 10 मिलियन का घर रखवा दिया है, तो आपका 10 मिलियन का घर बेच देगा, अपने पास सिर्फ 1 मिलियन रखेगा और आपको कितना देगा, 9 मिलियन। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 विद एमसीक्यूज विद पास पेपर्स क्लियर हो गया सबको। बाद में लूज हो जाती है, वो फिर बाद में कितने बाद में देखी जाएगी, ठीक है ना। वो फिर जिस वक्त कितने हैं ये बेचने जाएगा, उस वक्त तो मार्केट प्राइस के हिसाब से होगा ना। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें 1998 में 1 तोला ज्वेलरी दी थी, ठीक है ना, अब तुम मुझे 1 तोला ज्वेलरी दे दो। मतलब कितने, मैंने तुम्हें उस वक्त 5,000 रुपये दिए थे, मुझे अब 5,000 रुपये दे दो। क्या उस वक्त के 5,000 और अब के 5,000 में कोई फर्क है? नायरा कह रही है कोई फर्क नहीं है। नायरा बच्चे बहुत फर्क है, ठीक है ना। मेरे कितने हैं, मुझे याद पड़ता है इस वक्त मुझे वालिद मोहतरम से 5 रुपये ईदी मिलती होती थी, और मैं उस ईदी में से, मुझे याद है, मैं एक सलांटी का पैकेट लेता होता था, एक मैं लेता होता था चॉकलेट, और एक मैं लेता होता था वो जो बंटी होती है, वो ऐनक वाली बंटी जो होती है, वो लेता होता था मैं। और ये सारी चीज़ें 5 रुपये में आ जाती होती थी, अब नहीं आती। ठीक है ना, आपका जैसे जैसे टाइम कितने चेंज होता रहता है, वैसे चीज़ें चीज़ें कितने आपकी मनी की मिकदार, वो जो कदर है वो कम होती रहती है। इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने? फिशर की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, आपने उसके अंदर वो पढ़ा होगा, जो थ्योरी है कि जैसे जैसे डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी विल बी हाफ, ठीक है ना। प्राइसेस डबल हो जाएंगी, क्वांटिटी डबल हुई तो, और प्राइस जो उसकी वैल्यू है वो 0.5 रह जाएगी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। खैर, ये फिर अलग चीज़ें हैं। यहाँ तक आपको सारा लेक्चर क्लियर है? आपके हिसाब से चैप्टर 9 विद पास पेपर्स विद एमसीक्यूज आपको कितने तसल्ली आती है? इंटरेस्ट टाइम वैल्यू से अलहदा होता है, मोस्टली नहीं होता, लेकिन कुछ कह सकते हैं इनको, सेम चीज़ नहीं कह सकते, सिमिलर चीज़ें कह सकते हैं। एमसीक्यूज के आई कैप के पास पेपर्स होते हैं। एमसीक्यूज बेटा असल में आने ही पिछले सिर्फ 3 अटेम्प्ट से पास पेपर्स में कितने हैं, ये पेपर में एमसीक्यूज आने शुरू हुए हैं, उससे पहले नहीं थे, 3 या शायद 2 अटेम्प्ट से, उससे पहले एमसीक्यूज नहीं हुआ करते थे। तो एमसीक्यूज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप कोई भी किताब, सर आतिफ की जो है बिजनेस लॉ मेड इजी, उसमें भी एमसीक्यूज हैं। सर आसिफ की जो बुक है उसके अंदर भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी किताब से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? या मैं असल में ये दोनों ही रेकमेंड नहीं करता। किताब पकड़ें, स्टडी टेक्स्ट पकड़ें और खुद बनाना शुरू करें कि यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से भी एमसीक्यू। आपने इंटर तो किया ही हुआ है ना, मैट्रिक किया आपने, इंटर तो किया है, आपको पता है कि कितने एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं। किताब को पकड़ें और बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से भी मैं करता हूँ। खास तौर पे उन चीज़ों जिनमें से रट्टा कितने आने के चांसेस हैं, वहाँ से तो आपको एमसीक्यू चैप्टर 1
आपको रगड़ देगा वह इसमें। अगर मतलब इस चैप्टर 1 की सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज़ एक ही है, ये 5 नंबर कान है। शदीद ज़्यादा तैयारी कर ली आपने, बड़ी मेहनत कर दी, एक एक लफ्ज़ आपने, इन्वर्टेड कॉमास आपने, कॉमास भी याद कर लिया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर मिल जाएंगे? 5 नंबर। छोड़ दिया तो आपके कितने नंबर जाएंगे? सिर्फ 5 नंबर। खैर छोड़ने का मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप देखें कौन सी जगह है जहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखें आप, बाकी जगहों पे देखें, और वहाँ से आप अपने एमसीक्यूज खुद बनाएं। ठीक है, गुड। आज का लेक्चर पे यहीं पे क्लोज करें। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।